नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 यूनुगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी का अगला पार्ट हम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे, कल हम नामकरण के बारे में बात कर रहे थे, या लास्ट वीडियो में हम नामकरण के बारे में बात कर रहे थे। आज हम उसी को आगे लेकर जाएंगे। द्विकेंद्रीय अथवा बहुकेंद्रीय संकुलों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ डाइन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। द्विकेंद्रीय अथवा बहुकेंद्रीय संकुलों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ डाइन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। द्विकेंद्रीय अथवा बहुकेंद्रीय संकुल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनमें सेतु बंध पाया जाता है और एक होते हैं जिनमें धातु धातु बंध पाया जाता है। इन दोनों प्रकार के संकुलों का नामकरण करते समय हम कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले सेतु बंध, ब्रिज बॉन्डेड कंपाउंड। इनमें दो धातुओं के मध्य लिगैंड सेतु के रूप में रहते हैं। ये सम्मित अथवा असम्मित हो सकते हैं, मतलब दो मेटल होंगी और उसके बीच में एक लिगैंड रहेगा। और ब्रिज के रूप में सम्मित का मतलब है दोनों तरफ एक जैसे, असम्मित का मतलब है दोनों तरफ अलग अलग। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सम्मित सेतु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण। सम्मित सेतु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण, यदि सेतु बंध युक्त संकुल यौगिक सम्मित हैं, अर्थात सेतु लिगैंड एक जैसी एंटिटी है, तो उनके नाम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि पहले म्यू, उसके बाद फिर सेतु लिगैंड का नाम, फिर उस एंटिटी की संख्या दर्शाते हुए पूर्व लगन लिखकर उस एंटिटी का नाम लिखते हैं। देखिए यदि अणु में एक ही सेतु लिगैंड है तो म्यू सेतु लिगैंड अन्य लिगैंड धातु के रूप में इनका नामकरण करते हैं। एग्जांपल के लिए एक ही सेतु लिगैंड है तो देखो म्यू हाइड्रोक्सो, ये दोनों एक जैसे हैं, NH3 की 5Cr, Cr NH3 की 5, म्यू हाइड्रोक्सो बिस पेंटा एमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। उसके बाद एक से अधिक समान सेतु लिगैंड होने पर म्यू से पहले सेतु लिगैंड की संख्या को दर्शा दिया जाता है। दो हैं तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार हैं तो टेट्रा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर दो Cl है, यहाँ पर ये फास्फोरस मतलब ट्राइफेनिल फॉस्फेन बोलते हैं इसको, और ये ClPt है, ये PtCl है, ट्राइफेनिल फॉस्फेन है। दो क्लोरीन है यहाँ पर, इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इस तरीके से इनके बीच में एक एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये दो एक जैसे हैं तो इसके नीचे, इसके आगे आ जाएगा डाई म्यू क्लोरो बिस क्लोराइडो, म्यू क्लोरो बिस क्लोराइडो, ये जो क्लोराइडो लगा हुआ है, बिस क्लोराइडो ट्राइफेनिल फॉस्फीन प्लेटिनम सेकंड। उसके बाद में इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में तो देखिए यहाँ पर तीन सेतु लिगैंड है, 1 2 3, तो ट्राई म्यू कार्बोनिल, तीनों की तीनों कार्बोनिल है, ये दोनों एक जैसे, बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन 0, तो ये ट्राई कार्बोनिल है, आयरन है, ट्राई कार्बोनिल है, आयरन है, दो एक जैसे हैं, इस वजह से बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन 0। उसके बाद में सेतु लिगैंड में डाई, ट्राई आदि पूर्वलगन होने पर उनकी संख्या को दर्शाने के लिए हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। तो देखो यहाँ पर ये डाइफेनिल फॉस्फेट, ये क्या है? ये है डाइफेनिल फॉस्फिडो, डाइफेनिल फॉस्फिडो है, ये भी डाइफेनिल फॉस्फिडो है। तो अब देखो इनमें डाई पहले से आ रहा है तो इसके लिए बिस शब्द का प्रयोग करेंगे। बिस म्यू डाइफेनिल फॉस्फिडो बिस डाई नाइट्रोसिल आयरन थर्ड, बिस म्यू डाइफेनिल फॉस्फिडो बिस डाई नाइट्रोसिल आयरन थर्ड। जब एक सेतु लिगैंड दो से अधिक धातु परमाणुओं से जुड़ा हो तो उसके लिए म्यू 3, म्यू 4 इत्यादि का उपयोग करते हैं, जैसे यहां पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, HgCH3 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 HgCH3, तो इसके लिए होगा म्यू 4 थायोटेट्राकिस मेथिल मरकरी सेकंड, म्यू 4 थायोटेट्राकिस मेथिल मरकरी सेकंड आयन। तो देखो म्यू 4 है, देखो ये क्या है? मेथिल मरकरी, मेथिल मरकरी, मेथिल मरकरी, मेथिल मरकरी, तो ये चार के साथ जुड़ा है। म्यू 4 थायो, इसको थायो बोलते हैं, टेट्राकिस 4 के लिए इसको मेथिल मरकरी बोलते हैं, सेकंड आयन, इस तरीके से इसका नामकरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बहुलकीय श्रृंखला युक्त, बहुलकीय श्रृंखला युक्त संरचना होने पर संकुल के नाम के पहले कैटिना म्यू पूर्व लगन लगाते हैं, या कैटिना पॉली भी लगा देते हैं, वैसे कैटिना म्यू भी लगाते हैं। PdCl2 की सेतु युक्त बहुलकीय संरचना उसको इस प्रकार से लिखते हैं PdClCl PdCl PdCl, तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा?
कैटिना पॉली म्यू डाइक्लोरोपैलेडियम सेकंड, कैटिना पॉली म्यू डाइक्लोरोपैलेडियम सेकंड। उसके बाद है असमित सेतुबंध युक्त यौगिकों का नामकरण। इनका नामकरण करते समय पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगैंड को रखते हैं और फिर धातु परमाणुओं को। तो देखो यहाँ पर हम लिगैंड के बारे में बात करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे म्यू अमीनो हेक्सामीन डाइक्लोरो म्यू हाइड्रोक्सो डाइकोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो देखो ये था, फिर ये था, इस तरीके से। इसमें देखो असमित प्रकार का है, ये असमित क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तो CONH3 और यहाँ पर CONH3 की 2Cl2 है, तो असमित प्रकार का, दोनों लिगैंड भी अलग अलग है। तो सबसे पहले ABCD के हिसाब से ए अमीनो पहले आएगा, तो अमीनो के आधार पर इसका नाम हो जाएगा, और उसके बाद में ये नीचे वाला आएगा और उसके आधार पर इसका नामकरण हो जाएगा। तो देखिए म्यू अमीनो हेक्सा अमीन डाइक्लोरो, हेक्सा अमीन है, 6 अमीन है, इसमें 2 क्लोरो है, तो म्यू अमीनो हेक्सामीन 4 और 2 6 हेक्सामीन, डाइक्लोरो 2 क्लोरीन है, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू के बाद में हाइड्रोक्सो है, डाइकोबाल्ट 2 कोबाल्ट है, थर्ड है क्लोराइड है। धातु धातुबंध युक्त यौगिक, इन यौगिकों का नामकरण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। नंबर 1, धातु धातुबंध युक्त यौगिक यदि सिमेट्रिकल हैं तो उनके नाम से पहले ग्रीक अंक लिख दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए CO5 MnCO5, तो देखो ये दोनों एक जैसे हैं, बिस पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज, बिस पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज। उसके बाद सेकंड, धातु धातु बंध युक्त अणु असमित होने की स्थिति में एक लिगैंड युक्त केंद्रीय धातु परमाणु को लिगैंड की भांति मानते हैं जो दूसरे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है। मतलब एक को तो हम लिगैंड मान लेते हैं और दूसरे को हम केंद्रीय धातु परमाणु मान लेते हैं। दोनों धातु परमाणुओं में से प्रमुख या प्राथमिक धातु परमाणु उसको मानते हैं जो धातुओं की प्रायिकता क्रम में सबसे अधिक हो। आवर्त सारणी के लंबे रूप में वर्ग 17 से वर्ग 1 शून्य की ओर नीचे जाने पर धातुएं जिस क्रम पर आती हैं वही उसका प्रायिकता क्रम होता है। तो अब देखो हमारे पास 2 धातुएं हैं, अब उनमें से एक को तो हम लिगैंड के रूप में मान लेंगे और एक को हम सेंट्रल मेटल एटम के रूप में मान लेंगे। अब किसको सेंट्रल मेटल एटम के रूप में मानना है और किसको लिगैंड के रूप में मानना है, उसके लिए एक प्रायिकता क्रम है यहाँ पर। तो धातुएं किस क्रम में आती हैं? वर्ग 17 से 1 की तरफ, मतलब उल्टा चलेंगे हम, उल्टे में धातुएं किस क्रम में आती हैं वही सारी के सारा उसका प्रायिकता क्रम होगा। फ्लोरीन से चलते हैं और रेडॉन तक जाते हैं, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से क्रम आएगा, जहां जहां पर जो धातु आती जाएगी उस आधार पर उसका वरीयता क्रम हम सेट करते जाएंगे, तत्वों का प्रायिकता क्रम है, ठीक है। उसके बाद में देखिए उदाहरणार्थ, इसका उदाहरण देखिए आप, CO4CO ReCO5, तो ये CO तो कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है, ये रेनियम है और ये वापस कार्बोनिल है। संकुल में कोबाल्ट की तुलना में प्रायिकता क्रम में रेनियम अधिक प्रायिकता वाला है। तो देखो जो पहले आएगा वो ज्यादा प्रायिकता वाला होगा, ये रहा कोबाल्ट, ठीक है। अब रेनियम हम ढूंढते हैं कि रेनियम कहां पर है। RHRU ये रहा, ठीक है। अब हम यहां से संकुल में कोबाल्ट की तुलना में प्रायिकता क्रम में जो रेनियम है अधिक प्रायिकता वाला धातु है, इसकी प्रायिकता इस तरफ बढ़ रही है ज्यादा, तो इसे रेनियम का संकुल मानते हुए पेंटा कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टियो रेनियम बोलते हैं। तो इसको तो हमने मान लिया लिगैंड, इसको हमने मान लिया मुख्य, तो टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टियो और उसके बाद में रेनियम, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नामकरण हो जाएगा। सबसे पहले पेंटा कार्बोनिल है, ये पेंटा कार्बोनिल है, इसको लिगैंड मान लिया, लिगैंड का नामकरण हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टियो रेनियम। अब इन नियमों को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल कर रहे हैं, जैसे Na2COCl4, तो सोडियम तो वैसा ही आ गया बार की बार, उसके बाद कॉपर आ गया, कॉपर नेगेटिव में है तो क्यूप्रेट हो जाएगा, तो सोडियम टेट्रा क्लोराइडो क्यूप्रेट सेकंड। उसके बाद IrEn2 मतलब एथिलीन डाइमीन, NH3 की ट्वाइस Cl3, डाइएमीन बिस एथेन 1,2 डाइएमीन इरिडियम थर्ड क्लोराइड, डाइएमीन बिस एथेन 1,2 डाइएमीन EN को बोलते हैं इरिडियम थर्ड क्लोराइड। उसके बाद K4FeCl6 पोटेशियम बाहर आ गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट क्योंकि नेगेटिव में हमने लिगैंड जो धातु है उसको नेगेटिव में माना। अब यहाँ पर हम कुछ यौगिकों के सूत्र के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसके सूत्र भी लिख सकते हैं। अब देखिए इनका सूत्र किस प्रकार से लिखते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए
पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का सूत्र लिखिए। अब यहाँ पर जो धनायन है उसको हमेशा हम पहले लिखते हैं, तो ये इसका मतलब पोटेशियम यहाँ पर क्या है, धनायन है। फेरेट में 8 लग गया, इसके मतलब वो क्या है, नेगेटिव में है और उसके बाद में लिखी जाएगी। इसमें धनायन पोटेशियम है K+ और ऋणायन है हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकंड, मतलब ये बड़ा Fe सेकंड Cn6x-। इस ऋणायन में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है और साइनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, हमको पता है इसका। अतः इस आयन पर उपस्थित ऋणावेश x का मान निम्न प्रकार से निकाला जा सकता है। x बराबर 1 + 2 + 6 - 1, x बराबर 1 + 2 + 6 - 1, तो x बराबर +2 - 6 बराबर -4। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, -4, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इस तरीके से ऑक्सीकरण को निकाला जाता है। ऋणायन पर आवेश कितना आ गया, -4। अतः इसे उदासीन अणु में बदलने के लिए इसमें 4 धनावेश को जोड़ेंगे। पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, अतः 4 धनावेश जोड़ने के लिए पोटेशियम के 4 आयन जुड़ेंगे, ठीक है, तो 4 जुड़ गए। अब इससे हमको क्या पता चल गया, कितने पोटेशियम जुड़ेंगे। बाकी सभी की मात्रा हमें पता है कि 6 साइनाइड जुड़ेंगे, 1 आयरन जुड़ेगा। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, लेकिन केवल हमें ये नहीं पता कि पोटेशियम कितने जुड़ेंगे। तो पोटेशियम कितने जुड़ेंगे वो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आई -4, तो उसके आधार पर पोटेशियम कितने जुड़ेंगे, 4। उसके बाद है टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन का सूत्र लिखिए। इसमें केवल संकुल धनायन का ही सूत्र लिखना है। अब देखो ये सारा का सारा संकुल धनायन है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट है, कोबाल्टेट नहीं है, तो केवल ये पॉजिटिव है। अब इसमें 2 लिगेंड है। 2 लिगेंड कौन कौन से, एक तो क्लोराइडो है और एक एमीन है। एमीन तो होता है उदासीन और क्लोराइडो होता है -1। अतः इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखेंगे, जो पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है उसको बाद में, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार तो सबसे पहले C पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो C पहले लिख दिया। उसके बाद में N बाद में आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो N को हमने बाद में लिख दिया। इतनी सी कंडीशन है इसमें कि CO3 Cl2 NH3 की 4x+। अब हम इसमें x का परिकलन करेंगे, जिससे हमें इसके ऊपर आवेश कितना लिखना है उसके बारे में हमें पता चल जाए। तो x बराबर 1 + 3, ये 1 + 3 है, +2 - 1, ये 2 - 1 है, +4 0, तो 3 - 2 + 0 बराबर +1। अतः संकुल धनायन का सूत्र होगा COCl2 NH3 की 4+। उसके बाद देखिए ट्राइक्लोराइडो अमीन प्लेटिनेट सेकंड, तो इसका मतलब ये है अमीन, लेकिन 8 आ रहा है, इसका मतलब ये एक ऋणायन है। इसमें भी 2 लिगेंड है, एक तो उदासीन है एमीन और एक ऋणावेशित लिगेंड है वो क्लोराइडो। अतः इन्हें भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखकर इनका सूत्र बनाएंगे और इनका सूत्र क्या आ जाएगा, Pt सेकंड Cl3 NH3x-। अब इसके लिए x का परिकलन करते हैं। x बराबर 1 + 2 + 3 - 1 + 0, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो 1, इसका 1 है, इसका तो 2 ही रखा है, 1 है, 1 + 2 कर दिया, इसका 3 है और -1 है, तो इसका गुणा कर दिया। अब इसका 0 होता है तो 0 का 0 लिख दिया। इससे आया 2, इससे आया -3 + 0 बराबर -1। अतः इस संकुल का सूत्र क्या होगा, PtCl3 C2H4-। तो हमको ये 8 लगते ही हमको पता चल गया कि ये नेगेटिव पड़ा है। उसके बाद में ऑक्टा एक्वा म्यू डाइहाइड्रोक्सो डाई आयरन थर्ड सल्फेट, यह एक सेतु संकुल है जिसमें धनायन संकुल और ऋणायन सल्फेट 2 आयन आपस में परस्पर 2 हाइड्रोक्सी समूह के सेतुओं द्वारा जुड़े हैं, जबकि जल के कुल 8 अणु उदासीन लिगैंड के रूप में 2 आयरन आयनों के साथ जुड़े हैं। अतः इस धनायन का सूत्र क्या होगा, देखो इसने हमको ये कहा कि सल्फेट है, सल्फेट का मतलब SO4 इसके अंदर आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। ऑक्टा एक्वा 8 है, म्यू डाइहाइड्रोक्सो है, मतलब डाइहाइड्रोक्सो 2 होंगे और दोनों क्या होंगे, ये लिगैंड सेतु लिगैंड के रूप में, क्योंकि म्यू लगा रखा है। डाई आयरन है, 2 आयरन है इसमें और सल्फेट है। तो इससे हमको ये पता चल गया यह एक सेतु संकुल है जिसमें धनायन संकुल है, ऋणायन सल्फेट है। तो ऋणायन हमेशा इसके बाद में लिखा जाता है, तो ये ऋणायन है और धातु सारा का सारा क्या है, संकुल के रूप में है। नेक्स्ट देखिए धातु यहाँ पर संकुल के रूप में है। इसमें देखिए 2 आयरन आयन परस्पर 2 हाइड्रोक्सी समूहों के सेतुओं द्वारा जुड़े हैं, इनके साथ ही जुड़े हुए हैं, जबकि जल के कुल 8 अणु उदासीन लिगैंड के रूप में, ये भी उदासीन होता है, ये भी उदासीन होता है, उदासीन लिगैंड के रूप में 2 आयरन आयनों के साथ जुड़े हैं। तो इसका फार्मूला तो बन जाएगा ये। अब इसमें क्या होगा, इसमें सल्फेट जोड़ना है अपने को। उसके लिए इस आयन में
दो आयरन परमाणु है, इसके ऊपर थर्ड है, इसके ऊपर थर्ड है, लिखा हुआ है यहाँ पर थर्ड, ठीक है, डाई आयरन थर्ड है तो इसका मतलब थर्ड है इसके ऊपर। इस आयन में दो आयरन परमाणु +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैं, 8 उदासीन लिगैंड हैं और 2 -1 ऑक्सीकरण अवस्था वाले हाइड्रोक्साइड आयन हैं। अतः इस आयन के लिए आवेश का परिकलन कैसे होगा, x बराबर 2 + 3 मतलब 6 आ गया, 0 आ गया, -2 आ गया, +4, तो इसके लिए +4 आ गया। तो अब सल्फेट देखो कितने आएंगे, एक सल्फेट पर कितना होता है, एक सल्फेट पर होता है -2, तो सल्फेट एक सल्फेट पर कितना होता है, एक सल्फेट पर SO4 -2, तो इसका मतलब हमारे पास में दो सल्फेट होने चाहिए, टोटल इसके ऊपर +4 आया है, तो उसको संतुलित करने के लिए हमारे पास कितने सल्फेट होने चाहिए, 2 SO4 की ट्वाइस। नेक्स्ट देखिए, उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता किस प्रकार से होती है। ये तो हमने इससे पहले हमने नामकरण के बारे में बात की, और नामकरण के बारे में बाद में हमने ये देखा कि संकुल जो होते हैं, संकुल, उन संकुलों के अगर हमें नाम दिए गए हों तो उसके सूत्र किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता किस प्रकार से होती है। समावयवता के बारे में आप जानते हैं कि यदि किसी एक ही अणु के अणुसूत्र द्वारा दो या दो से अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जाए तो उन यौगिकों को समवाय कहते हैं और इस परिघटना को समावयवता कहा जाता है। समावयवता के लिए कई प्रकार की श्रेणियां हैं। सबसे पहले संरचनात्मक समावयवता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहली संरचनात्मक समावयवता होती है बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन, आइसोमरिज्म। ये समावयवता नहीं है, केवल इसके मूलनपाती सूत्र समान होते हैं, अणुभार इसके अलग अलग होते हैं। तो देखो यहाँ पर PTNS3 की ट्वाइस Cl2, PTNS3 की 4, PTCl4, PTNS3 की 4, PTNS3Cl3 की ट्वाइस तथा PTNS3 के थ्राइस Cl2, PTCl4, इन सभी यौगिकों का एम्पेरिकल फार्मूला समान है। इस प्रकार की समावयवता इस कारण होती है कि संकुल बनते समय लिगैंड में नाभिकों की स्थिति को परिवर्तित कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो केंद्र कितना है, तो यहाँ पर तो ये कितने केंद्र युक्त हैं, ये 2 केंद्र युक्त हैं और इसमें 1, 2, 3 और 4 केंद्र हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर बहुलकीकरण समावयवता पाई जाएगी, मतलब बहुलक का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आयनीकरण समावयवता। इस प्रकार की समावयवता में अणुओं में संकुल आयनों के भीतर और बाहर के ऋण आयनों में अदला बदली हो जाती है। देखो यहाँ पर COBr NH3 की 5SO4, तो SO4 अंदर चला जाएगा, Br बाहर आ जाएगा, तो ये क्या होगी, एक आयनीकरण समावयवता होगी जिसमें आयनों की अदला बदली संकुल के अंदर और बाहर हो जाती है, उसे आयनीकरण समावयवता कहते हैं। इससे इनके आयनीकरण में मुक्त हुए आयनों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो जाती है, जिससे इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और इनके भौतिक गुण भी अलग अलग हो जाते हैं। अतः देखो यहाँ पर इनके भौतिक गुण भी अलग अलग हो जाएंगे, रासायनिक गुण भी अलग अलग हो जाएंगे, और वो किस तरीके से हो जाएंगे देखिए, देखो लाल बैंगनी है ये COBr NH3 की 5SO4 लाल बैंगनी होता है, BaCl2 के साथ क्रिया करता है तो इसका निर्माण करता है, ठीक है, श्वेत अवक्षेप का CONH3 की 5BrCl2 + BaSO4, और अगर AgNO3 के साथ क्रिया करता है तो इसमें कोई क्रिया ही नहीं होती। तो मतलब अब देखो नीचे वाले में हमने क्या किया है, केवल फेरबदल किया है इन दोनों में, और हम यहाँ से सिद्ध कर रहे हैं कि इनके रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे और भौतिक गुण भी बदल जाएंगे। इसका रंग तो लाल बैंगनी होता है, इसका रंग होता है लाल। इन दोनों में अंतर क्या है, SO4 अंदर आ गया, Br बाहर चला गया, SO4 अंदर आ गया, Br बाहर चला गया। AgNO3 के साथ अब क्रिया होगी तो एक तो ये बन जाएगा और AgBr का हल्का पीला अवक्षेप बन जाएगा, जबकि BaCl2 के साथ अब क्रिया ही नहीं होती। तो ऊपर वाला तो BaCl2 के साथ अभिक्रिया करता है, नीचे वाला AgNO3 के साथ अभिक्रिया करता है दोनों में केवल आयनों का फेरबदल ही। यहाँ पर SO4 बाहर था, यहाँ पर उसको हमने अंदर ले आए, Br यहाँ पर अंदर था, यहाँ पर हम उसको बाहर ले आए। तो इसका मतलब आयनीकरण समावयवता से आयनाइजेशन जो आइसोमरिज्म है उससे अणु के जो भौतिक गुण हैं वो तो बदलते ही बदलते हैं, जैसे कलर बदल गया, लाल बैंगनी और लाल हो गया, और इसके अलावा इसके जो मान लीजिए जो रासायनिक गुण है वो भी बदलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल इसका देखो, PtCl2 NH3 4Br2 और PtBr2 NH3 4Cl2, COCl En2 NO2Cl और COCl2 En2 NO2। देखो यहाँ पर NO2 अंदर था, NO2 बाहर, Cl अंदर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, Br2 बाहर था, Br2 अंदर, Cl बाहर। ये दोनों के दोनों भी क्या है, आयनीकरण समावयवता के उदाहरण। हाइड्रेट समावयवता, आयनीकरण समावयवता का ये विशिष्ट प्रकार है जिसमें जल के अणु जो होते हैं वो आयन के भीतर और बाहर जल के अणु जो होते हैं वो लिगैंड जल के अणुओं में अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। यह एक आयनिक प्रकार की समावयवता ही है। आयनिक प्रकार की समावयवता का विशिष्ट प्रकार ही हाइड्रेट समावयवता होती है,
जिसमें संकुल आयन के भीतर और बाहर की स्थिति में अंतर परिवर्तित होने वाले लिगैंडों में से एक लिगैंड जल अणुओं के रूप में होता है। उदाहरण के लिए CrCl3.6H2O के 3 समवायी पाए जाते हैं जिनके विलयन की आणविक चालकता का मान भिन्न भिन्न होता है, जो AgNO3 विलयन के साथ AgCl का अवक्षेप भिन्न भिन्न मात्रा में बनाते हैं। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे के सारे H2O अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, क्रिस्टलन जल नहीं है। यहाँ पर 5 H2O अंदर है एक क्रिस्टलन जल के रूप में। अवक्षेप यहाँ पर 3 क्लोरीन मिलेंगे, यहाँ पर 2 क्लोरीन मिलेंगे, यहाँ पर 1 क्लोरीन मिलेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट में देखिए 2 जल के अणु बाहर हो गए, 4 अंदर हो गए। तो ये हरा, ये गहरा हरा और ये बैंगनी, इस तरीके से इनके कलर भी अलग अलग हो जाएंगे। है एक प्रकार की आयनीकरण ही। देखिए यहाँ पर आयन के रूप में Cl थे, अब Cl एक अंदर आ गया, एक H2O बाहर चला गया। लेकिन इसमें जल के अणुओं में क्रिस्टलन जल का निर्माण होता है, इस वजह से ये थोड़ी सी अलग प्रकार की है। बंध समावयवता, दोहरे तंतुक लिगैंड में इस प्रकार की समावयवता पाई जाती है जिसमें बॉन्ड्स बदलते हैं। दोहरे तंतुक लिगैंड में एक से अधिक परमाणु ऐसे होते हैं जो केंद्रीय धातु आयन या परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना सकते हैं। उदाहरण के लिए NO2 आयन में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता है, अतः किसी भी परमाणु के साथ बंध बनाने की संभावना है, अर्थात समावयवता की संभावना है। इस प्रकार की समावयवता को बंध समावयवता कहते हैं। उदाहरण के लिए CONH3 की 5NO2Cl2 संकुल के 2 भिन्न भिन्न समवायी बनाए जा सकते हैं। इन दोनों संकुलों में NO2- संकुल आयन में स्थित होता है। इनमें से एक संकुल लाल रंग का होता है जो अम्लों के साथ शीघ्रता से घटित हो जाता है और नाइट्रस अम्ल मुक्त करता है। इस प्रकार के गुण कार्बनिक नाइट्राइटों RONO के समान है, अतः इस संकुल में धातु परमाणु के साथ NO2 समूह का ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होना चाहिए। इसके विपरीत इसका दूसरा समावयी संकुल पीले रंग का होता है और यह अम्लों के प्रति स्थायी होता है और अपघटित नहीं होता। यह अणु कार्बनिक नाइट्रो यौगिकों RNO2 के समान होता है, अतः इस संकुल में धातु परमाणु के साथ NO2 समूह का नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। इन दोनों समवायों को निम्न संरचनाओं में बदला जा सकता है। देखो ये तो लाल है और ये पीला है। तो यहाँ पर देखिए पहले इसमें तो O जुड़ गया, मतलब बॉन्ड ही बदलते हैं। इसमें O जुड़ गया और यहाँ पर N जुड़ गया, केवल इसमें इतना ही फर्क है। इसको अब नाम तो हम कर देंगे पेंटामीन नाइट्राइटो O, मतलब इसमें ये नाइट्राइटो है, O जुड़ा हुआ है तो इस वजह से नाइट्राइटो, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद थर्ड, फिर आयन, और इसका हम नाम कर देंगे पेंटामीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन। तो इस प्रकार से बंध समवायी यहाँ पर बन जाते हैं। उसके बाद में उपसहसंयोजक समावयवता, उपसहसंयोजक समावयवता के बारे में बात करते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अलग अलग होगा। इस प्रकार की जो देखो बंध समावयवता वो दर्शा सकते हैं जिनमें एक से ज्यादा सेंटर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले। एग्जांपल के लिए CO हो सकता है, CN हो सकता है, SCN हो सकता है, H2O3 हो सकता है। इन सभी में किसी में ऑक्सीजन, कार्बन ये सब दे सकते हैं। उपसहसंयोजक समावयवता, जब किसी यौगिक का धनायन और ऋणायन दोनों ही उपसहसंयोजक संकुल में हो तब इनमें अगर लिगैंडों में अंतर परिवर्तन हो जाता है तो उसे उपसहसंयोजक समवायी कहते हैं। जैसे CONH3 की 6 CrCN6, CrNH3 की 6 COCN6। तो यहाँ पर CONH3 की 6 है, यहाँ पर CrCN6 है, यहाँ से अंदर चला जाएगा, अब यहाँ से बाहर चला जाएगा। सिंपल कंडीशन है। ये पूरा का पूरा उठ के इधर आ गया और ये पूरा का पूरा उठ के उधर चला गया। तो यहाँ पर इसमें इसके अलावा किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब लिगैंडों के अंतर परिवर्तन से समवायी बनते हैं, लेकिन इसमें ये दोनों इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन के उदाहरण हैं। इसके अलावा इसके बीच में भी कुछ और एग्जांपल्स इसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद है उपसहसंयोजक यौगिकों की स्थिति समावयवता। उपसहसंयोजक यौगिकों की स्थिति समावयवता किस प्रकार से होगी? कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमरिज्म। इस प्रकार की समावयवता पॉलीन्यूक्लियर संकुलों में पाई जाती है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। इसमें उपसहसंयोजक समावयवता की भांति दोनों धातु परमाणुओं के साथ जुड़े हुए लिगैंडों की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है? NH3 Cl NH3 की तरह CO, CO NH3 की तरह Cl2। इन दोनों में देखिए क्या फर्क है। यहां पर तो ये दोनों तो सेम है। यहां पर 4 NH3 लगे हुए थे, यहां 2 लगे हुए थे, यहां 3 हो गए और एक Cl यहां से उठकर इस तरफ आ गया। ठीक है, तो यहां पर टोटल 4, यहां पर टोटल 4, मतलब ये तो बन गया समित प्रकार का एक तरीके से और ये बन गया असमित प्रकार का। तो इसको उपसहसंयोजक की स्थिति समावयवता कहते हैं। उसके बाद लिगैंड, जो लिगैंड स्वयं ही प्रदर्शित करते हैं संरचनात्मक समावयवता, उनको लिगैंड समवायी कहते हैं, लिगैंड समावयवता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए लिगैंड है डाइएमिनोप्रोपेन। देखो CH2 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 NH2 NH2 1,3 डाइएमिनोप्रोपेन, TN इसको बोलते हैं। और CH2 NH2 CHNH2 CH3 1,2 डाइएमिनोप्रोपेन, PN इसको बोलते हैं। ठीक है, इन लिगैंडों से बने संकुलों के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखो
यहाँ पर क्या है 1 3 है, मतलब पहले और तीसरे पर NH2 लगा है तो 1 3 हो गया, पहले और दूसरे पर NH2 लगा है तो 1 2 हो गया। ठीक है, इन लिगैंडों से बने संकरों के उदाहरण है COCl2 TN की ट्वाइस Cl और COCl2 PN की ट्वाइस Cl। इस प्रकार से इसमें अलग अलग प्रकार के उदाहरण होते हैं। इसमें लिगैंड ने ही अपनी जो स्थिति है उसको बदल दिया है, इसीलिए इसको लिगैंड समवायता कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे त्रिविमीय समवायता के बारे में, स्टीरियोआइसोमरिज्म के बारे में। उपसहसंयोजक यौगिकों की त्रिविमीय समवायता में ज्यामितीय तथा प्रकाशिक दोनों प्रकार की समवायताएं होती हैं। यह समवायता अणुओं की आकृति पर निर्भर करती है, उसकी आकृति धातु की उपसहसंयोजक संख्या पर निर्भर करती है। इसके आधार पर, उपसहसंयोजक संख्या के आधार पर ही हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ही प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या वो स्क्वायर प्लेनर होगा, वर्ग समतलीय होगा। चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय में देखिए हम इसका एग्जांपल करेंगे। चतुष्फलकीय का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर देखिए त्रिविम समवायता D और L के आधार पर होती है, जिसमें प्रतिबिंब रूप बनते हैं। ये टेट्राहेड्रल का एक एग्जांपल है। इसका दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल इस तरीके का दिखेगा, जिसमें ये वाला बंद इस तरफ है और इसका बंद इस तरफ चला गया, तो ये दर्पण प्रतिबिंब बनता है इसमें। इसका नाम है बिस बेंजोइल एसीटोनेटो। ये पूरा का पूरा दोनों सेम है, बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकंड। ठीक है, उसके बाद में बिस सैलिसिलेटो, ये सैलिसिलिक एसिड का एक छोटा सा डेरिवेटिव है, सैलिसिलेटो बोलते हैं इसको। बोरॉन है थर्ड, तो ये दोनों भी दर्पण प्रतिबिंब है। इसमें देखिए ये C6H4 है और ये C6H4 है। इन दोनों की संरचनाएं वर्ग जो टेट्राहेड्रल प्रकार की हैं, और ये दोनों क्या बना रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब आपस में बना रहे हैं। ठीक है, अब वर्ग समतलीय के अंदर भी हम बात करेंगे, तो एक बार हम इसके बारे में देखते हैं कि ये दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बना रहे हैं। आज हमने काफ़ी जो उपसर्ग यौगिक जो हैं उनके नामकरण के बारे में बात की है। इसके अलावा उनके सूत्र के आधार पर उनको किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में बात की है। तो एक बार हम देखते हैं कि आज हमने किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी की है। सबसे पहले हमने सेतु लिगैंड के नामकरण के बारे में बात की। द्विकेंद्रीय का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, म्यू शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, बिस डाई ट्राई इन शब्दों का प्रयोग इसके साथ में कर लिया जाएगा। उनके एग्जाम्पल हमने पहले सममित के किए, फिर असममित के किए। सममित होता है सिमेट्रिकल, जिसमें दोनों तरफ समान हो। असममित होता है एसिमेट्रिकल, जिसमें एक तरफ अलग हो दूसरी तरफ दूसरा हो। उसके बाद में हमने जो नामकरण किए हैं वो असममित सेतु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण किया है, धातु धातु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण किया है। धातु धातु में प्रायिकता क्रम होता है, और उस प्रायिकता क्रम के आधार पर जब हम धातु धातु का नामकरण करेंगे, अगर वो दोनों एक जैसे हैं तो उसके लिए तो बिस शब्द का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो उसके लिए हम एक को लिगैंड की तरह मान लेंगे और दूसरे को हम मान लेंगे मुख्य धातु की तरह। लिगैंड की तरह किसको मानना है और मुख्य धातु की तरह किसको मानना है, उसके लिए एक प्रायिकता क्रम होता है। नीचे से ऊपर की ओर जाने पर धातुएं किस क्रम में आती हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे धातुएं किस क्रम में आएंगी, वही इसका जो प्रायिकता क्रम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल हमने किए, अलग अलग प्रकार के एग्जांपल किए, बहुत सारे एग्जांपल इसके अंदर दिए हुए हैं, वो सारे के सारे एग्जांपल हमने किए। अब हमने देखा कि हम किसी दिए हुए नाम के आधार पर उसका सूत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे पोटेशियम हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट सेकंड है, तो इसका सूत्र हम किस प्रकार से लिखेंगे। पोटेशियम के लिए K पॉजिटिव आ गया, ऋणायन यहाँ पर हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट है, क्योंकि 8 शब्द आया है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। ऑक्सीकरण अवस्था +2, साइनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था -1, इसके आधार पर इसकी टोटल ऑक्सीकरण अवस्था -4 आ जाएगी। इस -4 को सेट करने के लिए 4 इसमें पोटेशियम के आयन को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद टेट्रामीन डाइक्लोराइड ऑफ कोबाल्ट थर्ड है, तो इस प्रकार से ये संकुल धनायन का सूत्र होगा COCl2NH3 1+। उसके बाद है ट्राइक्लोराइडो अमीन प्लेटिनेट सेकंड आयन, यह भी एक संकुल आयन है, इसके नाम क्या है आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा सारा का सारा। ये एक सेतु लिगैंड का नामकरण है जिसमें म्यू का प्रयोग हुआ है। नाम है ऑक्टा एक्वा, मतलब 8 इसके अंदर जल के अणु हैं। उसके अलावा म्यू डाइहाइड्रॉक्सो, मतलब इसमें सेतु लिगैंड के रूप में OH काम कर रहा है। 2 इसके अंदर आयरन है और सल्फेट लगा हुआ है। उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करना पड़ेगा। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर आती है +4, तो इसके लिए हमको 2 सल्फेट लगाने पड़ेंगे। 2 सल्फेट हमको इसलिए लगाने पड़ते हैं क्योंकि एक सल्फेट जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, तो 2 सल्फेट की कितनी हो जाएगी -4, जो कि +4 जो व्यवस्था है, यहाँ +4 जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसको संतुलित करने का काम करती है। उसके बाद
हमने समवायता के बारे में बात की। किसी एक अणुसूत्र द्वारा दो या दो से अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जाता है तो उनको हम समावयी कहते हैं और इस परिघटना को समवायता कहते हैं। संरचनात्मक समवायता, बहुलकीकरण समवायता, आयनीकरण समवायता जिसमें आयनों की अदला बदली हो जाती है, बहुलकीकरण में बहुलकों का निर्माण होता है। उसके बाद में इसी के आधार पर एक और आती है जिसको हाइड्रेट समवायता कहते हैं। बंध समवायता, बंध अलग अलग हो जाए, बंध समवायता केवल उन्हीं में पाई जाती है जो कि इस प्रकार के लिगैंड होते हैं जिन पर ऐसे लिगैंड जो कि दो अलग अलग दाता परमाणु हो और उनमें से कोई भी बंध बना सकता है, उसमें जब अलग अलग बंध बना देते हैं तो बंध प्रकार की समवायता हो जाती है। उसके बाद में हमने बात की है उपसहसूचक समवायता, जिसमें संकुल आयनों के पूरी की पूरी, जब दोनों धनायन और ऋणायन में हो तो उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, लिगैंड का अंतर परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद स्थिति समवायता। स्थिति समवायता का मतलब ये होता है कि सेतु लिगैंड वाले बहुल केंद्रीय के अंदर ये पाई जाती है जिसमें दोनों धातु परमाणुओं की लिगैंड की स्थिति बदल जाती है। लिगैंड समवायता का मतलब है लिगैंड खुद ही समवायता को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद हमने ज्यामितीय और प्रकाशिक समवायता के बारे में बात की। ये त्रिविमीय होती हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर पर निर्भर करती हैं। नंबर 4 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दो एग्जांपल हमने किए हैं। एक तो ये है जिसको हम बोलते हैं बिस बेंजोइल एसिटेट ऑफ बेरिलियम सेकंड और एक दूसरा है बिस सैलिसिलेट ऑफ बोरॉन थर्ड। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृत्त समतलीय प्रकार के संकुलों के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।